नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल और विस्तार से आपको समझाएंगे खबर का एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो टॉप लाइन्स में आज सबसे पहले बात, खुले वादों के पिटारे कौन निकला आगे। जी हां, आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल और आपको बताएंगे कि जनता के बीच किन किन वादों के साथ तमाम उम्मीदवार और राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ न्यूज पंच में अगली खबर की करेंगे बात और आपको बताएंगे कि कैसे यूपीआई मालामाल और पूरे 10 साल किस्से रहे बेमिसाल। जी हां, तमाम तरह के बेमिसाल ये किस्से हैं, आपको करेंगे साझा और विस्तार से करेंगे इस पर भी बात। न्यूज पंच में अगली खबर होगी हमारी दिलों पर छाई वंदे भारत से जुड़ी हुई। जी हां, किस तरह से यात्रियों के दिलों पर राज कर रही है वंदे भारत, आपको बताएंगे इसके बारे में भी। और साथ ही साथ रेल मंत्रालय लगातार किस तरह से सोपान करते जा रहा है, करेंगे विस्तार से इस पर भी चर्चा। तो आइए न्यूज पंच के कर लेते हैं बात और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए हर दल के वादे हैं प्रबल, जनता के दिल पर किसका वादा करेगा असर, ये खुलासा 4 मई को होगा। लेकिन इससे पहले पूरी कोशिश हो रही है जनमत जुटाने की, जनता को अपने भविष्य का रोड मैप समझाने की। दरअसल पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक रही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मजबूतियों की काट खोजने की कोशिश की है। तो वहीं टीएमसी के घोषणा पत्र में विशेष वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। अब संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के बीच रोड शो और जनसभाओं में भी भरी जा रही है हुंकार। तो आइए आपको बताते हैं चुनावी जनता का किस तरह से सजा है दरबार और किसको किससे है सरोकार। तो आइए विस्तार से आपको इस खबर के बारे में बताते हैं और ग्राफिक के जरिए करते हैं बात कि भरोसा पत्र वर्सेस दीदी के 10 वादे किस तरह से हैं। महिलाओं से किए गए हैं वादे। संकल्प पत्र की अगर हम बात करें तो हर महीने 3000 रुपए देने की बात कही गई है। वहीं टीएमसी की बात करें तो 1700 रुपए हर महीने देने का वादा जनता से किया गया है, यानी कि महिलाओं को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी भी देने की बात की गई है और कहा है कि दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड के जरिए महिलाओं को दी जाएगी सुरक्षा की गारंटी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया है। तो एक तरफ है संकल्प पत्र, जनता में विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, तो दूसरी तरफ है घोषणा पत्र और बताया जा रहा है कि आखिर जनता को किस तरह के वादों के साथ चुनावी दंगल में जीत हासिल करते हुए ये तमाम राजनीतिक दल नजर आएंगे। वहीं युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को आर्थिक सहायता देने की भी बात की गई है। बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए देने की बात कही गई है। और वहीं आपको बता दें कि अगर घोषणा पत्र में टीएमसी ने कहा है कि बेरोजगारों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। तो लगातार युवाओं को अगर हम देखें तो साधने का प्रयास किया गया है, महिलाओं की अगर हम बात करें तो साधने का प्रयास किया गया है, यानी कि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। जनता किसके दावों पर, किसके वादों पर मोहर लगाएगी, ये तो होने वाले चुनाव के दौरान पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई हम देख रहे हैं वो है संकल्प पत्र वर्सेस घोषणा पत्र की। जी हां, घुसपैठ का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल में जोर पकड़ रहा है और घुसपैठ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें कहा है कि घुसपैठ पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, यानी कि घुसपैठियों को भार किया जाएगा और इसके अलावा किसी तरह के मुद्दे को लेकर के नहीं बख्शा जाएगा घुसपैठियों को। साफ तौर पर अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ किसान कल्याण की बात भी की गई है और कहा गया है कि किसानों के कल्याण के लिए क्या कुछ होगा। तो किसानों के भले की बात 3100 रुपए के समर्थन मूल्य के धान की खरीद का वादा यहां पर अपने संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। तो वहीं किसानों और भूमिहीनों को आर्थिक मदद देने की बात टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए की है। हालांकि ये तमाम तरह के वादे हैं, देखना होगा कि जनता किस तरफ बैठती है, किस ओर झुकती है और कौन से उम्मीदवार को विजय बनाती है। अब चाय बागान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चाय बागान श्रमिकों की चिंता लगातार सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब पुनर्जीवित होंगे पुराने बागान और आयोग का गठन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है।
इसके अलावा अगर हम टीएमसी की बात करें तो नई योजनाओं के साथ पुरानी सुविधाएं भी जारी रखने की बात कही गई है, यानी कि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं वो तो जारी रहेंगी ही, इसके साथ साथ जो नई योजनाएं हैं वो भी जनता के लिए लाई जाएगी। यानी कि जिस तरह से राजनीतिक दंगल होता है, सियासत बिजती है, उसके बाद जिस तरह से वादे किए जाते हैं तो भरपूर यहाँ पर सियासत गर्मा रही है पश्चिम बंगाल में, और संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पकड़ा है और जनता में विश्वास पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी जो कि ममता दीदी तमाम अपने घोषणा पत्र के जरिए, अपने वादों के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है, और वो भी आपको बता रहे हैं। चाय बागान श्रमिकों की चिंता भी साफ तौर पर यहां पर की गई है। साथ ही साथ अब बंगाल कैसे बनेगा व्यापारिक हब, तो देखिए महिलाओं की बात हुई, युवाओं की बात हुई, चाय बागान की बात हुई, अब व्यापार की बात करते हैं। तो बंगाल किस तरह से व्यापारिक हब बन सकता है, इसकी चिंता भी की गई है अपने घोषणा पत्र के जरिए, संकल्प पत्र के जरिए। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लेकर के आई है और जनता के बीच विश्वास लेकर के पहुंची है, और जन विश्वास को ही जुटाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल पर फोकस है, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण करने की बात कही गई है। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और व्यापार ढांचे के विकास की बात अपने घोषणा पत्र में की गई है। हालांकि जनता के बीच जब टीएमसी पहुंचेगी तो सवाल ये भी होगा कि अब तक क्या कुछ हुआ, कितनी इंडस्ट्री लगी यहाँ पर और कितना विकास हुआ औद्योगिक क्षेत्र का। अब स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात कर लेते हैं। तो दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं पर भी फोकस किया गया है और नए एम्स स्थापित करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। स्लचर स्वास्थ्य सेवा को सुधारने की बात यहां पर कही है और इसके साथ साथ सालाना घर घर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बात टीएमसी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में की गई है। तो स्वास्थ्य की चिंता भी करते हुए यहां पर नजर आई है टीएमसी। हालांकि जनता के बीच जब आप पहुंचते हैं तो सत्ता में जो आसीन होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जनता यही सवाल करती है कि पिछला जो लेखा जोखा रहा है उसमें आपने जनता की कितनी चिंता की है। अब आपको बता दें कि बंगाल में बदलाव की जिस तरह से बयार नजर आ रही है और दलों ने किस तरह से दाव खेल रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं और यही तमाम दावे और वादे हैं जिन पर जनता अपना वोट देगी। तो आइए आपको सुनवा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। कैंप में आपके पास आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन हाथ बढ़ाया, कौन आपको मदद किया, कौन आपके साथ खड़ा रहा? तृणमूल रहा। तो भरोसा कौन दिलाया? तृणमूल। और भय कौन दिखाया? बीजेपी। और आप कह रहे हो भय नहीं, भरोसा। भय आपने दिखाया, भरोसा हमने दिलाया। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह को आपने सुना और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी को भी आपने सुना। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सभी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, तो कोई घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच में है तो कोई संकल्प पत्र के साथ जनता के बीच में है। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर हम संकल्प पत्र वर्सेस घोषणा पत्र की बात करें तो देखिए तमाम तरह के वादे हैं, तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब अगर आप सत्ता में हैं और उसके बाद जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता आपसे भी सवाल करेगी कि आखिर पिछले समय में जब तक आप सत्ता में रहे तब तक आपने क्या कुछ किया। संध्या, देखिए 10 वादे टीएमसी ने किए थे और उसके पलटवार में 15 वादे बीजेपी ने किया है। टीएमसी जब अपना मैनिफेस्टो पब्लिश किया था तब उनका कहना था कि 10 कमिटमेंट, लेकिन उन 10 कमिटमेंट में उन्होंने कहा था कि अभी चौखट पे हेल्थ आएगा, यानी द्वारे स्वास्थ्य। द्वारे सरकार का नाम का एक योजना चल रहा है बंगाल में, योजना चल रहा है और उनका कहना है कि अभी वो द्वार में हेल्थ ले कर आएंगे,
घर के पास ही हेल्थ का कैंप होगा। और साथ ही साथ युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि 1,500 रुपया, महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार चल रहा था, उसमें उन्होंने बढ़ा दिया भत्ता का परिमाण, 1200 से 15 कर दिया और SC/ST के लिए 1700 कर दिया। ये TMC के वादे हैं जी। दूसरी तरफ है भाजपा के वादे, जिसमें साफ तरीके से उनका कहना है कि 1,500 आप दे रहे हो, वो 3,000 देने को तैयार है, युवा को भी वही 1,500 से 3,000। लेकिन साथ ही साथ भाजपा का अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल उनका हेल्थ के लिए अगर देखेंगे, वो कह रहे हैं कि उत्तर बंगाल में एक नया एम्स होगा और साथ और बाकी चाय बागानों के जो मजदूर हैं उनके लिए पर एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, कैसे चाय बागान के लिए पर उनको जो विश्व में उनका जो पुराना जो सम्मान है, जो चाय बागान की जो बाजारी जो मजूरी है उसके हिसाब से चाय बागान को जो फायदा मिले, इस पे काम किया जाएगा। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए भाजपा की तरफ से एक योजना आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन TMC कहीं पे इस पे चूक रही है। अब वादे आप अगर कर रहे हैं कि आप द्वार पे हेल्थ में एक प्रोजेक्ट ले लेता हूं कि द्वार पे हेल्थ लेके जाएंगे जी, आपको याद बिल्कुल सौरभ, यानी कि जनता के बीच में जब उम्मीदवार पहुंच रहे हैं या फिर कहें कि राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं तो अपने अपने दावों के साथ, अपने अपने वादों के साथ मैदान में है। आप हमारे साथ लगातार इसी खबर पर बने रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का एक और अपडेट भी हम अपने दर्शकों को देते रहे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक दलों की बात करें तो वो तो जनता के पास जन समर्थन जुटाने के लिए पहुंच ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमले भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उसकी गाड़ी पर हमला हुआ है और नवद्वीप के गुमटी इलाके में ये हमले की खबर है, जहां श्रुति शेखर गोस्वामी की गाड़ी पर हमला हुआ है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तनाव की स्थिति भी पैदा की जा रही है। TMC पर आरोप लगा है और घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है, तो तनाव भी हो रहा है। यहाँ पर तनाव को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उम्मीदवारों के वाहनों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से महिला उम्मीदवार पर TMC की तरफ से हमला किया गया था और ड्राइवर के साथ मारपीट करने के आरोप भी यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के समय गाड़ी में मौजूद नहीं थी हालांकि श्रुति, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार पर किस तरह से निशाना साधा जा रहा है। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि देखिए तनाव भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चुनावी सरगर्मियां तो तेज हैं ही, लेकिन इस तरह से उम्मीदवारों को निशाना बनाना, उम्मीदवारों पर हमला करना, ये क्या इशारा कर रहा है? चंदा देखिए, तो यही सारी घटनाएं हैं जिसके लिए बीजेपी का संकल्प पत्र का जो टैगलाइन है वो है भय से भरोसा पर। भरोसा पत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाजपा का कहना है यही बंगाल का स्थिति है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो या फिर चाहे वो विपक्ष के लोग हो, वहां पर लगातार TMC की तरफ से हमला की घटनाएं घटती है। ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से हो रहा है। और साथ ही साथ अभी जब चुनाव स्तर पर है, उनका कहना है कि जितना TMC की जमीन के पाव के तले से जितना जमीन खिसक रही है उतनी ही वो लोग और भी ज्यादा ऐसे घटनाएं घटती है। तो एक तरफ से ये भय का वातावरण है और दूसरी तरफ जो वादे विकास के किए जा रहे हैं TMC के मैनिफेस्टो के द्वारा, वहां पर भी अगर आप वो स्वास्थ्य के जो नए प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अभी चौखट पे हेल्थ आएगा, तो आपका जलपाईगुड़ी का वो तस्वीर याद रहेगा कि न्यूज पंच में भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाया था कि जहां पे हेल्थ कैंप था चाय बागान में, लेकिन अभी वो खंडर बन चुका है। वहां पे सांपों का वास है, डॉक्टरों का नहीं। और वो खुद लोग, वहां के लोग वो विजुअल्स दिखाए थे कि कैसे कैसे डिस्पेंसरी एकदम खंडर बन चुका है। जो वहां पे जो घर थे वो सारे घर डेजर्टेड सिचुएशंस में है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है और वहां पे साफ लिखा है कि तमाम तरह की परेशानियां भी यहाँ पर सामने आ रही है सौरभ, और जिस तरह की तस्वीरें खास तौर पर सामने आ रही है कि जो उम्मीदवार है उनकी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ कर देना या फिर कहे कि सीधे सीधे उन पर हमला कर देना, ये लोकतंत्र की परिभाषा तो किसी तरह से नहीं है और इसे किसी भी तरह से जायज भी नहीं ठहराया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी इस वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं कतार से लेकर QR कोड तक के सफर की। याद करिए अतीत के उन दिनों को जब एक सामान्य वित्तीय लेन देन के लिए समय, मेहनत और धैर्य बहुत जरूरी हो जाया करता था। बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी लंबी कतारों में आपको खड़े होना पड़ता था, लेकिन इन सभी परेशानियों को भारत ने पछाड़ा अपनी डिजिटल भुगतान क्रांति के जरिए, जिसका लोहा विदेश ने भी माना। तो आज गर्व करिए अपने योगदान पर, क्योंकि सरकार की नीति और भारतीयों के डिजिटल भुगतान की रुचि ने ही ऐतिहासिक वृद्धि हासिल की है।
जी हाँ, यूपीआई के बेमिसाल 10 साल की कहानी आज आपके साथ करते हैं साझा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन चुका है। तो आइए विस्तार से ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि ये 10 साल जो है वो किस तरह से रहे हैं बेमिसाल। जी हाँ, यूपीआई ने पूरे कर लिए हैं 10 साल, और पूरे देश की अगर हम बात करें तो तेजी से ये डिजिटल भुगतान बढ़ा है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो देश में तेजी से डिजिटल भुगतान बढ़ा है। 10 सालों में यूपीआई में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो 10 साल है वो है बेमिसाल। 12,000 गुना की वृद्धि, और सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है यूपीआई। जब भी आप एक छोटे से छोटा पेमेंट भी करते हैं तो मोबाइल के जरिए करते हैं और यूपीआई के जरिए ही करते हैं, यानी कि कितनी सुलभता प्रदान कर दी है यूपीआई ने आपको। वीजा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है भारत के डिजिटल क्रांति ने। जी हाँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन ने। अगर हम 10 साल के रिकॉर्ड ग्रोथ पर भी एक नजर डाल लें तो वित्त वर्ष 2017 में 1.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद यूपीआई में तेजी से उछाल देखने को मिला। यानी कि किस तरह से भारतीयों ने इस क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ाई, और ना केवल रुचि बढ़ाई बल्कि उनको इस माध्यम से सहूलियत भी मिली। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 30 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। जी हाँ, और वहीं 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 186 अरब ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो 2026 की भी बात कर लेते हैं, जो 219 अरब ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की जो ये डिजिटल क्रांति है, उसके जो यूपीआई के क्षेत्र में 10 साल हैं वो बेमिसाल हैं। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। तापस, 10 साल का अगर हम जिक्र करें तो देख रहे हैं कि किस तरह से यूपीआई ने हर क्षेत्र में हर उपभोक्ता को मदद की है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में यूपीआई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नायाब एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, ऐसा निकल के आया जो पूरे दुनिया का जो थॉट प्रोसेस है उन्होंने चेंज कर दिया। मैं उसका रीजन बताता हूँ कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों में इसके प्रति एक समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को आदत थी फिजिकल करेंसी यानी पैसे का लेन देन फिजिकली करने की। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा है, खासतौर से कोविड के समय में जिस तरीके से यूपीआई पॉपुलर हुआ और लोगों को समझ में आया कि यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको ज्यादा बल्कि पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है, जेब भर के पैसे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें। लेकिन इसके अब दो चीजें और अहम है जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरबीआई जिस पे काम कर रहा है। पहली चीज है कि यूपीआई उसका डिजिटल करेंसी को किस तरीके से विदेश में, खासतौर से बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ऑलरेडी यूपीआई शुरू हो चुका है, और बहुत सारे देशों में उसकी शुरुआत करने की बात की जा रही है। उसको कैसे और पॉपुलर किया जाए जिससे कि जो भारतीय बाहर है या फिर जो जहाँ पे जिस तरीके से लेन देन किया जा सकता है, इस तरीके का रूपी और दूसरे करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज, उसको किस तरीके से बढ़ावा मिल सके, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा चीज है कि देश में भी अभी भी बहुत से ऐसे कस्बे हैं जहां पे यूपीआई यानी डिजिटल करेंसी जो है अभी भी उतनी पहुंच नहीं पाया, उसको भी और आगे लेके जाने की बात की जा रही है, जिससे कि जो घर पे बैठे लोग, अभी भी बहुत से कस्बे हैं जहां पे बैंक या ब्रांच नहीं, बैंक की ब्रांच नहीं है, दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है, तो वहां पे भी इस तरीके के छोटे छोटे यूपीआई कियोस्क या फिर यूपीआई के जरिए लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि प्रयास तापस यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि जिन लोगों के बीच में विश्वास की कमी है उनमें कैसे इस विश्वास को बढ़ाया जाए, और इसके लिए एक सशक्त उदाहरण ये 10 साल की पूरी यात्रा ही है, जो साफ तौर पर दर्शा रही है आंकड़ों के माध्यम से कि उपभोक्ताओं ने किस तरह से बढ़ चढ़कर इसमें रुचि दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आइए अब बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, जो यात्रियों के बीच साबित हुई है सुपरहिट। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी शुरुआत के बाद से ही एक के बाद एक रफ्तार पकड़ी और कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जी हाँ, लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और सुपरहिट हो रही है वंदे भारत। तमाम तरह के आंकड़े
साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि यात्रियों ने किस तरह से इसमें अपनी रुचि दिखाई है। आपको ये भी बताते चले कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी शुरुआत के बाद से 1 लाख फेरों के माध्यम से 9 करोड़ 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान की। आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय रेल सुविधाओं की हाई स्पीड में हो चुका है तब्दील, और जैसे आपकी यात्रा जारी है ना, ठीक उसी प्रकार से रेल सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे का एक और कदम आगे बढ़ा है। अब क्या है ये महत्वपूर्ण कदम, आपको विस्तार से बताएंगे और अपने संवाददाता से भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल कुछ खास तथ्य आपके साथ साझा कर लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े हुए। तो खूब भा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि समय की हो रही है बचत और यात्रा हो रही है सुगम और सुलभ। वंदे भारत की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है। तेज और आरामदायक और आधुनिक रेल सेवा का फायदा उठाया जा रहा है। यात्रियों की पहली पसंद के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जीत रही है यात्रियों का भरोसा। जी हां, और इस भरोसे में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 2025-26 की अगर हम बात करें तो 3.98 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए, और 2024-25 की अगर हम बात करें तो इसकी तुलना में ये 34% ज्यादा है। यानी कि यात्रियों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 9.1 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान की जा चुकी है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से समय की अगर बचत हो रही है तो सुलभ और ये जो सफर है वो सुविधाजनक बनाया गया है, और इसीलिए भा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसके साथ साथ अब एक और कदम की बात कर लेते हैं, जो हम बता रहे थे कि रेलवे मंत्रालय ने किस तरह से एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, तकनीक के साथ कैसे कदम ताल कर रही है भारतीय रेल, वो आपको बताते हैं। दरअसल एआई से रेलवे ट्रैक की निगरानी करने की बात सामने आई है। निरीक्षण गाड़ियों में एआई आधारित यात्री केंद्रित डिवाइस लगाए जाएंगे। तो एआई से रेलवे ट्रैक की अब निगरानी होगी, यानी कि सुरक्षित सफर पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, और तो और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग से इसकी जांच और पटरियों की वेल्डिंग की भी गुणवत्ता बढ़ाने पर खास तौर पर इसके माध्यम से जोर दिया गया है। अब सूक्ष्म दोषों को पहचानने में ये पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि छोटी छोटी अगर कोई कमियां या खामियां भी हैं तो इस तकनीक के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है और समय रहते किया जा सकता है। रेलवे इसको लेकर के आधुनिक कंपोजिट स्लीपर भी लगाने जा रहा है। और क्या कुछ है इसमें खास, ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, लगातार हम देख रहे हैं, देखिए भारतीय रेल अब किसी भी क्षेत्र में नहीं है फेल। लगातार हम देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस की जिक्र कर लें या फिर हम एआई की तकनीक का जिक्र कर लें, लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है भारतीय रेलवे। देखिए, बिल्कुल सही कहा संध्या आपने कि जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये दुनिया भर के मुल्क के साथ हिंदुस्तान को compete कराने की कोशिश कर रही है। हमने देखा कि पहले वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन सीमित शहरों तक था, लेकिन अगर हम अब देखें तो देश के विभिन्न शहरों तक, अधिकांश शहरों तक हम कह सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। यह ट्रेन सबसे पहले दिल्ली और बनारस के लिए खुली थी, उसके बाद जम्मू के लिए, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक दूसरे शहरों तक इसकी पहुंच जो है वो बढ़ती चली गई। और आपने देखा कि नया जो वंदे भारत स्लीपर वर्जन है उसकी भी शुरुआत हुई, जो हावड़ा से कामाख्या गुवाहाटी के लिए, जिस ट्रेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और उस ट्रेन की भी ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो उसमें पैसेंजरों की भरमार जो है वो दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह एकदम लग्जरी ट्रेन है। निश्चित तौर पर मुसाफिर चाहते हैं कि पैसे लग जाएं, लेकिन राजेश, इसके साथ साथ तकनीक का किस तरह से सहारा लिया जा रहा है। हाल ही में हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि जिस तरह से कंपोजिट स्लीपर को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। आनंद की बढ़ोतरी वंदे भारत ट्रेन में और साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। तो वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से जहां हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वहीं बुलेट ट्रेन के परिचालन के दिशा में भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि भारत सरकार, खासकर रेल मंत्रालय कृत संकल्पित है कि 2027 में बुलेट ट्रेन का परिचालन जो है वह भी एक रेलखंड पर शुरू करा लिया जाएगा। और इसके लिए दिन रात बिल्कुल राजेश, यानी कि ये समझा जाए कि किस तरह से यात्रियों के सफर को सुगम बनाना है, इस पर खास तौर पर भारतीय रेल मंत्रालय का खास तौर पर फोकस है और लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, चाहे तकनीक का सहारा लिया जाए या फिर और भी काम किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तब आप जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, यात्रियों का सफर आसान हो चुका है, समय की बचत हो रही है और इतना ही नहीं, लगातार
तकनीक के साथ कदम ताल करता हुआ रेल मंत्रालय भी नजर आ रहा है, ताकि आपकी यात्रा हमेशा सुरक्षित रहे, सफल रहे और समय की बचत हो सके। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।